बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे होंगे। सो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा डिजिटल बोर्ड सीरीज है उसको। तो आप सभी को मालूम है कि हिस्ट्री में हमने डिजिटल बोर्ड सीरीज स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ हम और दूसरे सब्जेक्ट का भी आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले आपको पता है कि भाई पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का हमने पूरा सिलेबस एनिमेशन के थ्रू बनाया था। हमारा चैनल जो है एनिमेशन के थ्रू पढ़ाने के लिए ही जाना जाता था, लेकिन अब अपने पास डिजिटल बोर्ड मौजूद है तो हम क्या करने वाले हैं, सभी चैप्टर को और ज्यादा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप सभी हमें सपोर्ट करें, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करें, ठीक है जी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी पहली बुक है, जो कि स्कूल में आपको जाहिर सी बात है कि यहीं से शुरू किया जाता है ना, समकालीन विश्व राजनीति से ही हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। तो जैसा कि आपको पता है कि समकालीन विश्व राजनीति में अब जो हमारा नए सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है जी, दो ध्रुवीयता का अंत वाला जो हमारा चैप्टर है ये अब चैप्टर नंबर 1 है। आप सभी को मालूम है कि पहले शीत युद्ध का जो दौर वाला जो चैप्टर था वो हमारा पहला चैप्टर था, लेकिन अब शीत युद्ध का जो दौर वाला चैप्टर है उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ना। लेकिन देखिए, शीत युद्ध को समझे बिना आप ना नहीं कर सकते भाई, पूरी बुक ही नहीं समझ सकते, पूरी बुक का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा आपको। तो शीत युद्ध के कॉन्सेप्ट को समझना आप सभी के लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप सभी चैप्टर को, जितने भी इस बुक में चैप्टर दे रखे, 7 चैप्टर दे रखे, 7 चैप्टर कहीं ना कहीं शीत युद्ध से ही रिलेटेड है ना, कहीं ना कहीं उसका संबंध शीत युद्ध में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा शीत युद्ध के बारे में बताने वाला हूं, उसके बाद जाके हम चैप्टर्स के टॉपिक्स को समझना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो आप किसी भी बोर्ड से है, आप यूपी बोर्ड से है, आप बिहार बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जहां भी एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो को देख के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धांसू तरीके से कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट में हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम फुल में से फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 का हम टारगेट रखें, ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शीत युद्ध की हम बात करेंगे कि आखिर भैया शीत युद्ध होता क्या है। हाँ जी, देखिए मैंने बोला कि भाई बिना शीत युद्ध को समझे आप इस बुक को ही नहीं समझ सकते, बुक में जितने भी चैप्टर दे रखे हैं उस चैप्टर को ही नहीं समझ सकते। तो ये जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए कि भाई शीत युद्ध के कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ ले। देखिए जी, शीत युद्ध है ना, शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, शब्द में ही अर्थ आपको नजर आ रहा होगा। शीत का मतलब क्या होता है, शीत का मतलब क्या होता है जी, ठंडा, है ना। शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा। युद्ध का मतलब आपको पता है भाई, संघर्ष होना, तनाव होना, वो युद्ध कहलाता है ना, मारकाट जो हो रहा है वो युद्ध है। तो शीत युद्ध में होता क्या है कि भैया दो देशों के बीच में हमेशा संघर्ष, तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, लेकिन युद्ध कभी होती नहीं। ये दो महाशक्तियों के बीच में हो सकती है या फिर दो देशों के बीच में हो सकती है, ठीक है जी। तो शीत युद्ध का जो समय काल था, मतलब ये जो संघर्ष, तनाव और युद्ध की स्थिति जो बन रही थी वो दो महाशक्तियों के बीच में बन रही थी। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, जिसको हम यूएसए बोल देते हैं शॉर्ट में जी। दूसरी तरफ है यूएसएसआर, जिसको आप, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है जी। हिंदी में हम इसको शॉर्ट में सोवियत संघ बोलते हैं, साम्यवादी सोवियत गणराज्य भी बोल देते हैं, या फिर हम सोवियत संघ बोलेंगे। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, सोवियत संघ बोलेंगे। दूसरी तरफ है अमेरिका। तो इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में क्या होता है, 1945 से लेकर 1991 तक चलता है शीत युद्ध, ठीक है। यानी कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच में संघर्ष, तनाव और युद्ध की स्थिति तो बनती है, लेकिन वास्तव में ये महाशक्तियां कभी युद्ध करते ही नहीं। इसीलिए 1945 से लेकर 91 तक का जो दौर था उसको शीत युद्ध का दौर कहा जाता है, शीत युद्ध का समयकाल कहा जाता है। आ रही बात समझ में। अब देखो, आप थोड़ा सा ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जान लो। देखो जी, प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है जी, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 18 के बीच में, दो गुटों के बीच में हुआ था ये भी। दूसरी तरफ दूसरे विश्व युद्ध की आप बात करेंगे तो दूसरा विश्व युद्ध आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर होना चाहिए। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था और 45 में खत्म हो गया था। दो गुट बने थे, आपको पता है, दो गुट बने थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र
है ना, और दूसरा जो गुट था वो था धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। अब देखिए जी, मित्र राष्ट्र में दुनिया के सारे पावरफुल देश शामिल थे। मित्र राष्ट्र में आप सोवियत संघ की बात कर लो, सोवियत संघ था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र की बात करोगे, धुरी राष्ट्र में सबसे जो शक्तिशाली उस समय का जो देश था वो मतलब पावर के मामले में भाई किसी से कम नहीं था। आप सभी को पता है जर्मनी, है ना, जर्मन था, जापान था, इटली था, ठीक है, ये सब धुरी राष्ट्र के देश थे। आपको पता है धुरी राष्ट्र की हार हुई, ठीक है जी, धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है, मित्र राष्ट्र के जो देश है वो जीत जाते हैं, यानी कि अमेरिका, सोवियत संघ, ये सारे, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी विजय होती है, जीत जाते हैं। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म होता है, और इसी के बाद से हम देखते हैं कि पूरी विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है ना। अब पूरी दुनिया में दो महाशक्ति उभर के सामने आती है, एक तरफ है यूएसएसआर, दूसरी तरफ है यूएसए, है ना। तो इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में क्या होता है, महाशक्ति बनने की होड़ मच जाती है ना। तो इसी के बारे में अगले पेज पे मैं आपको समझाता हूं कि भैया ये शीत युद्ध उत्पन्न क्यों हुआ, ये शीत युद्ध की जो स्थिति है वो उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे जिससे कि दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भाई शीत युद्ध के मुख्यतः 3 कारण थे, 3 कारणों की वजह से ये शीत युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहला कारण था महाशक्ति बनने की होड़। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो यूएस है ना, और दूसरी तरफ यूएसएसआर है, ठीक है जी, दोनों ही महाशक्ति बनना चाहते थे, एकमात्र महाशक्ति, है ना। महाशक्ति यानी कि डॉन, जैसे कि गली मोहल्ले में डॉन होता है कोई जिसकी चलती है गली मोहल्ले में, है ना, या किसी एरिया में, इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी डॉन कौन है। इस समय की बात करूं तो महाशक्ति यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, है ना, सुपर पावर हम कह सकते हैं इसको। तो इसी तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1945 में जब खत्म होता है ना, तो इसके बाद 2 महाशक्ति उभर के सामने आती है, और दोनों महाशक्ति चाहती है कि भाई वो दुनिया की सबसे प्रमुख महाशक्ति बन जाए, उनके आगे कोई ना हो, पूरी दुनिया में उन्हीं के जो फैसले हैं वही सर्वोपरि हो, सारे दुनिया के सारे देश उन्हीं के फैसले को माने। और इस वजह से क्या होता है, महाशक्ति बनने की होड़ शुरू हो जाती है दोनों महाशक्तियों के बीच में, और इस वजह से शीत युद्ध का दौर फिर शुरू हो जाता है, दोनों देशों के बीच में संघर्ष तनाव का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हथियारों की होड़। अब देखिए जी, अब एक दूसरे को भाई पछाड़ना है, एक दूसरे से आगे निकलना है, दुनिया में ये भी दिखाना है कि जी हम सुपर पावर है। अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि मैं सुपर पावर हूं, सोवियत संघ ये दिखाना चाहता था कि भाई मैं सुपर पावर हूं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों ही महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। अब जिसके पास ज्यादा हथियार होंगे वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो इस वजह से भाई अमेरिका नए नए हथियार बना रहे तो सोवियत संघ भी बना लेता था, कभी सोवियत संघ ने कोई नया हथियार बना दिया तो अमेरिका ने नए हथियार बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से हथियारों का एक जखीरा, बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार बनाने शुरू कर दिए भाई दोनों महाशक्तियों ने, ठीक है। और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक था भाई, सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक था, क्योंकि अगर युद्ध होता तो युद्ध के समय किसी न किसी छोटे देशों को भी इन किसी न किसी महाशक्तियों में शामिल होना पड़ता, किसी न किसी महाशक्ति का पक्ष लेना पड़ता, समझ लो। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। साथ ही साथ विचारधारात्मक मतभेद भी देखने को मिलता है। देखो जी, जब मैं यूएसए की बात करूं, यूएसए जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला था, पूंजीवादी, ठीक है जी। पूंजीवादी क्या होता है, तो पूंजीवादी में क्या होता है कि सारी चीजें जो है, जो उत्पादन के साधन होते हैं वो निजी हाथों में होता है, निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। इसको आप 11वीं क्लास में ही पढ़ चुके हो, छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, पूंजीवादी विचारधारा। दूसरी तरफ जो यूएसएसआर है वो साम्यवादी, साम्यवादी या फिर समाजवादी विचारधारा को फॉलो करने वाला था। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी है। जैसे कि दोनों में समानता ये है कि दोनों में क्या होता है, साम्यवादी बोल दो या समाजवादी, दोनों ही विचारधारा में क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है ना। तो इस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है भाई, सरकार का अर्थव्यवस्था में नियंत्रण बहुत ही कम होता है, जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बाजार के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन समाजवादी या साम्यवादी में क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण होता है अर्थव्यवस्था में। सरकार क्या करती है, लोगों के कल्याण के लिए जो भी काम होते हैं वो सारे काम सरकार द्वारा किए जाते हैं।
अब देखिए भैया, जब विचारधारात्मक मतभेद उत्पन्न हुआ तो दोनों ही महाशक्तियां चाहती थी कि पूरी दुनिया में सभी देश उनकी विचारधारा को फॉलो करें। अमेरिका ये चाह रहा था कि भाई पूंजीवादी ही पूरी दुनिया में फैल जाए, सारे सारे देश पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करना शुरू कर दें। दूसरी तरफ यूएसएसआर ये सोच रहा था कि भाई समाजवादी विचारधारा सबसे ज्यादा फेमस हो जाए, पूरी दुनिया के सभी देश मेरे गुट में शामिल हो जाए, है ना। इससे क्या होता है, गुटबंदी शुरू हो जाती है, गुट बनाना शुरू कर दिया भाई इन महाशक्तियों ने, ठीक है। तो ये तीन कारण थे जिससे कि कहीं ना कहीं शीत युद्ध उत्पन्न होता है। सबसे पहले महाशक्ति बनने की ओर शुरू हो गई, दूसरा हथियारों की ओर, और तीसरा विचारधारात्मक मतभेद। लेकिन ये जो गुटबंदी हुई, गुटबंदी के बारे में मैं आगे बताता हूं आपको अगले पेज पे। पूरी तरीके से जो दुनिया जो है वो दो खेमों में कैसे बढ़ जाएगा, है ना। पूरे दुनिया जो है वो, या तो भाई देशों के पास ऑप्शन था, नए नए जो स्वतंत्र देश उभर के सामने आ रहे थे, उनके पास क्या ऑप्शन था कि या तो अमेरिका के साथ आ जाए या फिर सोवियत संघ के साथ आ जाए, किसी न किसी महाशक्ति को। तो भाई अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी महाशक्ति में तो शामिल होना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है, उसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये मैप है, इस मैप से आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा, इस मैप से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे तीन कलर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इन तीनों कलर से अलग अलग दुनिया को दर्शाया गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड दे रखा है ना, ये जो ग्रीन रंग में आप देख रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से ये फर्स्ट वर्ल्ड को दर्शाता है ना। पहले दुनिया के देश है। कौन सी दुनिया के देश है? पहले दुनिया के देश। अभी मैं सब समझाऊंगा, ये पहले दुनिया के देश क्या है, ये दूसरी दुनिया के देश क्या है, ये तीसरी दुनिया के देश क्या है, सब आपको समझाने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो से बने रहे और एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझे। देखिए, दूसरा आप देखेंगे पीले रंग में, भाई पीले रंग में कौन से देश है? ये दूसरी दुनिया के देश है, सेकेंड वर्ल्ड, है ना। ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड, ये रेड कलर में आपको दिख रहा है इधर, जो दक्षिण अमेरिका के दो देश है, अफ्रीका के देश है ना, दक्षिणी एशिया के ये देश है, ये सारे दक्षिणी एशिया के सारे देश है ये सारे, है ना। तो ये सब थर्ड वर्ल्ड में आ जाते हैं, मतलब तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। अब ये गुटबंदी शीत युद्ध के समय काल में शुरू हुआ था। 1945 से ही ये गुटबंदी शुरू हो जाता है। जब शीत युद्ध का दौर शुरू होता है उसके बाद से ही पूरी दुनिया अलग अलग गुटों में बंटना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। जो देश अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित थे, जिन्होंने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, वो पहली दुनिया के देश कहलाए भाई। ये देखो, ये सारे, जिसमें अमेरिका हो गया और पश्चिमी यूरोप, खास करके जो पश्चिमी यूरोप के जो सारे देश थे, है ना, जो कौन सी विचारधारा को मानने वाले थे? पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले थे और अमेरिकी गुट में शामिल थे। उन सभी देशों को क्या कहा गया? फर्स्ट वर्ल्ड के देश थे ये, यानी कि पहले दुनिया के देश थे। दूसरी तरफ जो देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, जो समाजवादी विचारधारा को या साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, वो सब क्या कहलाए? वो सब कहलाए दूसरी दुनिया के देश। ये आपको दिख रहे हैं, जिसमें सोवियत संघ और सोवियत संघ के साथ ज्यादातर पूर्वी यूरोप के देश थे भाई। पूर्वी यूरोप, ये यूरोप का मैप आपको दिख रहा है। पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे सब किसके साथ आ मिले? सोवियत संघ के साथ आ मिले, और इससे बन गया दूसरी दुनिया, है ना। अगर किसी भी देश में भाई, अगर मान लो कि अमेरिका के गुट में जितने भी देश शामिल है, किसी भी देश पे हमला हो गया तो सारे मिलके हमला करेंगे, सब मिलके जवाब देंगे। इस तरीके से गुटबंदी चलती थी। अभी देखो, स्कूल में मैं अपनी क्लास की बात कर लूं तो मेरे क्लास में भी अलग अलग गुट बने हुए थे, है ना। पढ़ाकुओं का अलग गुट होता था, हरामी बंदों का अलग गुट होता था। हरामी बंदे भी अलग अलग गुट बना के रखते थे, और गुट में भाई किसी के ऊपर भी किसी ने मतलब हमला कर दिया, मार दिया, तो सारे मिलके जाते थे भाई लड़ाई करने। तो ये गुटबंदी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नहीं, बल्कि छोटे से छोटे लेवल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। गली मोहल्ले में भी गुटबंदी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहली और दूसरी दुनिया के देश को आप समझ गए। अब तीसरी दुनिया का देश क्या था भाई? तो एक नई विचारधारा उभर के सामने आती है, गुट निरपेक्षता की। गुट निरपेक्षता। अब भैया, ये गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है? गुट निरपेक्षता का मतलब है किसी भी गुट में शामिल ना होना। अब भाई दो गुट बन गए, शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ? दो गुट बने। एक गुट आपको पता है भाई किसके नेतृत्व में? यूएसए के नेतृत्व में। दूसरा गुट किसके नेतृत्व में बना भाई? यूएसएसआर के नेतृत्व में, है ना जी। लेकिन और बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे,
तो उन्होंने एक नई विचारधारा सामने रखी जिसको हम बोलते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति, है ना जी। तो जो देश गुटनिरपेक्षता को फॉलो करते थे, यानी कि वो महाशक्ति के किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, वो क्या कहलाए, तीसरी दुनिया के देश। और तीसरी दुनिया के देश जो ज्यादातर जो देश थे भाई, वो नव स्वतंत्र देश थे, नए नए आजाद हुए थे। सारे देश लगभग 1946, 47, 48, 49, 50 इसके आसपास आजाद हुए थे। और इनके सामने वैसे प्रेशर था कि भाई वो महाशक्ति किसी न किसी गुट में शामिल हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को सारे दोनों ही गुटों से अलग रखा। और इस तरीके से गुट निरपेक्षता की जो विचारधारा है वो सामने निकल के आई। भारत की मैं बात करूं तो भारत इस विचारधारा का संस्थापक है। गुट निरपेक्षता का जो संस्थापक है वो भारत के साथ साथ और भी 4 देश और है। इसके बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो भारत की जो विदेश नीति वाला चैप्टर है उसके बारे में हम गुट निरपेक्षता के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी जो भी मैंने आपको समझाया, मैंने आपको शीत युद्ध का मतलब बताया, मैंने शीत युद्ध के कारण बताए, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के देशों के बारे में बताया, ठीक है। इसको आप समझ चुके होंगे। अब 2 चीज और समझ लो। देखो जी, ये जो आप पहली दुनिया के देश आप देख रहे हैं, तो अमेरिका क्या करता है भैया, एक सैन्य संगठन बना देता है जिसको हम बोलते हैं नाटो। क्या बोलते हैं, नाटो। नाटो के बारे में भाई जानना बहुत जरूरी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। तो जितने भी पहली दुनिया के जो देश थे, खास करके अमेरिका और उसके साथ साथ ये यूरोप वाले जो देश है, ये सारे नाटो में शामिल हो जाते हैं। अभी तो नाटो के जो सदस्य लगभग 30 के आसपास है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में, तब इसमें 12 देश थे, 12 देश, ठीक है। और ये नाटो का मेन पर्पस ये था कि ये जो दूसरी दुनिया वाले हैं ना भाई, दूसरी दुनिया वाले, इनको पछाड़ना है। अगर दूसरी दुनिया वाले, हमारे पहली दुनिया वाले किसी देश के ऊपर हमला कर देंगे ना, मिलके मारेंगे सबको, मिलकर तोड़ेंगे लाइन से सबको, समझ रहे हो। तो नाटो को बनाने का मेन पर्पस ये था कि अगर नाटो में शामिल किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो नाटो में शामिल सभी देश उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो ये नाटो बनाया था किसने, नाटो नामक ये संगठन किसने बनाया था, सैन्य संगठन था, किसने बनाया था, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। भाई सोवियत संघ ने भी एक संगठन बना दिया, जो हमारा यूएसएसआर है, इसने भी क्या किया, एक संगठन बना दिया, सैन्य संगठन बना दिया, वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट, ठीक है जी। तो वार्सा पैक्ट को भी बनाने का मेन पर्पस ये था कि नाटो को जवाब देना है। नाटो को जवाब देने के लिए, नाटो के जो देश है उसको जवाब देने के लिए क्या बना दिया, वार्सा पैक्ट बना दिया। इसमें टोटल कितने देश थे भाई जब ये बनाया गया था, 15 देश थे। तो 15 के 15 देश इसके सदस्य थे, वार्सा जो पैक्ट है उसके सदस्य थे, वार्सा संधि के सदस्य थे, ठीक है। तो ये शीत युद्ध का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं आप शीत युद्ध का मतलब समझ गए, शीत युद्ध के कारण समझ गए, वार्सा पैक्ट, नाटो क्या था, पहले दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के देश कौन से हैं, इसको आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम इस चैप्टर का जो मेन थीम है, मेन जो टॉपिक्स है, उसको समझना हम शुरू करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है कि भाई इस चैप्टर को भी मैं एक पार्ट में तो भाई कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, इसके लिए भी हमें ना 2 पार्ट देना ही होगा। एक सेकेंड, तो अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर में। एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, एक एक करके सभी चीज को हम लाइन से समझने वाले हैं, जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं, ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपने एनसीईआरटी का टॉपिक्स को समझना। तो जैसा कि आप अगर अपने एनसीईआरटी को देखेंगी तो एनसीईआरटी में आपको सबसे पहले बर्लिन की दीवार के बारे में जो टॉपिक है वही देखने को मिल जाएगा। बॉक्स में दे रखा है, चित्र दे रखा है, किस तरीके से बर्लिन की दीवार को मतलब ढाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है उसको, है ना, उस तरीके का चित्र दे रखा है और बर्लिन की दीवार के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले भाई आप लोग बर्लिन की दीवार को समझिए। अच्छा, ये बर्लिन है क्या? सबसे पहले सवाल यही उठता है मन में कि भैया बर्लिन है क्या?
तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, ठीक है जी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। अब होता क्या है कि 1961 यहां पे लिखा गया है कि भाई बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था, 1961 में बनाया गया था, ठीक है। और इसको तोड़ा कब गया, 9 नवंबर 1989 को, 1989 को इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। दीवार की लंबाई कितनी थी, अभी सब बताता हूं, ध्यान से सुनते रहो। अभी जो पेपर में तुम्हारे जो पूछा जाता है उसको जान लो, अब क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, सब बताएंगे हम आपको। तो दीवार की लंबाई कितनी थी, 150 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई थी। 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही थी, है ना। पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया, ठीक है। कब गिराया गया, 1989 में, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो बर्लिन की दीवार है, देखो भाई, ये पूरी तरीके से साम्यवादी दुनिया को और पूंजीवादी दुनिया को अलग करने के लिए बनाया गया था, है ना। यानी कि पूर्वी बर्लिन जो है, ये आप देखेंगे इस तरीके से दीवार बना हुआ दिख रहा है आपको, है ना। ये जो पूर्वी बर्लिन है, ये वाला हिस्सा पूर्वी बर्लिन है। पूर्वी बर्लिन को पश्चिमी बर्लिन से अलग करने के लिए दीवार बनाई गई थी, क्योंकि बर्लिन में भी अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग रहते थे। जो पश्चिमी बर्लिन है, पश्चिमी बर्लिन के लोग किस विचारधारा को मानते थे भाई, पूंजीवादी विचारधारा को। इधर पूर्वी बर्लिन वाले किस विचारधारा को मानते थे, समाजवाद को मानते थे। तो इस वजह से विभाजन किया गया था, है ना। यहां पे देखो क्या लिखा है कि शीत युद्ध के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पे देखा जाता है इसको, कि भाई पूरे शहर को आप एक दीवार के माध्यम से दो भागों में बांट दे रहे हो, तो इसको शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का भी प्रतीक था। बर्लिन की दीवार को पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच में या साम्यवादी दुनिया के बीच में जो विभाजन है उसका प्रतीक भी इसको माना जाता है। लेकिन इसको 1989 में, 9 नवंबर 1989 को इसको ढा दिया गया, है ना, लोगों द्वारा, आम जनता के द्वारा। उसके बाद से क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन शुरू हो जाता है ना। तो हमारे चैप्टर का नाम, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, दो ध्रुवीयता का अंत। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, दो ध्रुवीयता का अंत। अच्छा, ये दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, एक ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता। तो दो ध्रुवीयता का मतलब है दुनिया का दो गुटों में बंटना। एक ध्रुवीयता का मतलब है दुनिया में सिर्फ एक ही गुट होगा। दो ध्रुवीयता का मतलब है कि पूरी दुनिया में कितने गुट होंगे, दो गुट होंगे। तो आपको पता है कि शीत युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी, सोवियत संघ और अमेरिका, है ना। तो इस तरीके से दो ध्रुवीयता का उदय होता है शीत युद्ध के बाद, है ना। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म होगा, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत भी हो जाएगा। तो पूरी तरीके से ये जो चैप्टर है वो सोवियत संघ के विघटन के बारे में बताता है भाई। जो सोवियत संघ, है ना, आपको पता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति थी शीत युद्ध के समय काल में। लेकिन 1991 में क्या होता है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो इसी का वर्णन करता है चैप्टर, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत हो जाएगा पूरी दुनिया में। अब एक ध्रुवीयता स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एक ही महाशक्ति बच जाएगी, अमेरिका, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। बर्लिन की दीवार को भी आप लोग समझ गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली, अब हम सोवियत प्रणाली की बात कर लेते हैं। भैया ये सोवियत प्रणाली होता क्या है, देखिए जी। तो सोवियत प्रणाली जो है, या समाजवादी जो सोवियत गणराज्य है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, यूएसएसआर बोलते हैं, इसके बारे में मैं बता दिया। ये रूस में जब 1917 में ना कौन सी क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति हुई थी। इसको समाजवादी क्रांति बोल देते हैं, इसको बोल्शेविक क्रांति बोल देते हैं। इसी क्रांति को आप रूसी क्रांति भी बोल देते हो, ठीक है। रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, यानी कि सोवियत प्रणाली, जो सोवियत व्यवस्था है, वो अस्तित्व में आई थी। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों पर और समता मूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। ये जो क्रांति हुई थी वो किस लिए हुई थी, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, पूंजीवादी को खत्म करने के लिए हुई थी, और पूरी तरीके से समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। समाजवादी विचारधारा की स्थापना करने के लिए क्रांति हुई थी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी, यहां पे क्या था, जो सोवियत प्रणाली के कुछ सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव बता रखे, है ना। मतलब कि जो सोवियत प्रणाली है, जो सोवियत संघ है, तो इस टॉपिक में आपको मतलब पूरी तरीके से जो सोवियत प्रणाली है उसके सकारात्मक प्रभाव के ऊपर प्रकाश डालना है। देखिए, जो सोवियत प्रणाली के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ये निजी संपदा को समाप्त करने पर आधारित थी। मतलब कि निजी संपदा जो है, जो पूंजीवादी में क्या होता है कि सारी चीजें निजी हाथों में होती है, उसको समाप्त करना इसका मेन पर्पस था।
और समतावादी सिद्धांत पर आधारित थी, यानी कि समानता की स्थापना करना चाहती थी। और सोवियत प्रणाली की में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। सारी व्यवस्थाएं किसके द्वारा चलाई जा रही थी? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही चलाई जा रही थी। ठीक है जी, कोई अन्य विपक्षी पार्टी यहाँ पे नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। भाई अर्थव्यवस्था आप सभी को पता है कि समाजवादी विचारधारा में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पे पूरी तरीके से किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है ना। यानी कि सरकार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाई जाती है। इसके अलावा इन्हीं देशों को हम क्या बोलते हैं? समाजवादी खेमे वाले देश या फिर दूसरी दुनिया के देश बोलते हैं। ठीक है जी, ये जो सोवियत संघ के साथ जितने भी समाजवादी देश थे उन्हीं को हम दूसरी दुनिया के देश क्या देते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। तो इस खेमे मतलब जो दूसरी दुनिया के जो देश है उनका नेता कौन था? सोवियत गणराज्य, है ना। सोवियत गणराज्य इनका नेता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई और थी तो सोवियत संघ ही थी, है ना। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। संचार प्रणाली आप समझते हैं ना कि भाई सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अच्छे से होता था और मतलब अच्छी व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी जिससे कि एक जगह से दूसरे जगह पर सूचनाओं को तेजी से फैलाया जा सकता था। साथ ही साथ विशाल ऊर्जा संसाधन मौजूद था इसके पास, जिसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात ये सारी चीजें इनके पास मौजूद थी। इस वजह से भाई मतलब खनिज संसाधनों की कोई कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मतलब कि कुल मिलाकर परिवहन की व्यवस्था भी सोवियत संघ की बहुत अच्छी थी। दूर दराज के इलाकों में आसानी से आया जाया जा सकता था। देखिए जी, घरेलू उपभोक्ता उद्योग की आप बात करोगे, जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वो भी बहुत ज्यादा उन्नत थी। घरेलू उपभोक्ता उद्योग यानी कि जो घर में जो मतलब जो घर सोवियत संघ के अंदर जो भी ऐसे उद्योग जो कि उपयोगी चीजें बनाती है ना, इस्तेमाल मतलब लोगों के इस्तेमाल के लिए जो चीजें बनाती है, जो उद्योग धंधे, वो भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे पिन से लेके कार्ड तक सभी चीजें बनाई जाती थी। सभी चीजों का उत्पादन सोवियत संघ में भी ही हो जाता था। उनको बाहर से इन सभी चीजों को नहीं मंगाना होता था। साथ ही साथ आप देखेंगे सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करा सरकार ने। न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का मतलब ये था कि जो जरूरतमंद जो चीजें हैं वो सरकार लोगों को बहुत ही सस्ते दाम पे उपलब्ध कराती थी, फ्री में भी उपलब्ध कराती थी बहुत सारी चीजें। ठीक है जी, सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दरों पर मुहैया करा रही थी। बेरोजगारी तो बिल्कुल भी वहां पे थी ही नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आप किसमें बताएंगे? सोवियत प्रणाली के जो भी सकारात्मक विशेषताएं हैं, पॉजिटिव जो पॉइंट्स है, आप उसमें बताएंगे ये सारी चीजें। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताओं को समझ चुके होंगे। लेकिन भाई देखो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी इंसान के अंदर या किसी पार्टी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर अगर कुछ सकारात्मक चीजें हैं तो कुछ ना कुछ नकारात्मक पहलू भी होती है ना। सकारात्मक पक्ष के अलावा नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, यानी कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना जी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भैया इसके भी कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें इसमें भी रही होगी, है ना। तो देखिए सोवियत संघ की नकारात्मक विशेषताएं क्या थी, सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताएं क्या थी कि यहाँ पे नौकरशाही का सिकंजा था, बहुत ज्यादा सिकंजा। नौकरशाही मतलब आप समझते हैं ना, जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकार को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी वगैरह जो है, जो सरकार को चलाने में मदद कर रहे हैं, तो उनका सिकंजा बहुत ज्यादा था। सारी चीजें इन्हीं के कंट्रोल में था, है ना। ये जो प्रणाली तो सत्तावादी हो गई थी, मतलब जो शासन जो था ना, सत्ता जो था वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही रह गया था। ठीक है, नागरिकों का जीवन कठिन होता जा रहा था। इस वजह से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी वहां पे बिल्कुल भी नहीं थी। लोकतंत्र तो भाई थी नहीं। चुनाव वगैरह आपको पता है कि अभी भी आप रशिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, चुनाव वहां पे नाम मात्र के होते हैं। एक ही व्यक्ति हर बार बन जाता है वहां का राष्ट्रपति। ठीक है जी, तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि वहां पे लोगों ना सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं थी। अब कई बार क्या होता था कि भाई कोई सरकार के खिलाफ कोई भी नाराजगी मतलब दिखाना चाहता है तो वो चुटकुलों के माध्यम से, फिर कार्टून के माध्यम से दर्शाता था। सीधे तौर पे सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। तो यहां तक मतलब प्रतिबंध लोगों के ऊपर लगे हुए थे। सोवियत संघ के अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, है ना। ये तो आसान पॉइंट था भाई, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। अब देखिए यहां पे क्या था, आप सभी को पहले बता चुका हूं कि एक दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था। और
70 सालों से ये पार्टी मतलब लगभग शासन में थी, कोई खास अच्छा काम किया नहीं था। और एक ही पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका हर मामले में दबदबा था। दूसरी पार्टी तो वहां पे थी नहीं, कोई दूसरी पार्टी वहां पे स्थापित नहीं की जा सकती थी। पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी भाई, जनता के लिए कोई काम तो करती नहीं थी। जनता अगर पूछ रहे हैं कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे, तो कोई जवाब नहीं दे रही, यानी कि जवाबदेह नहीं थी जनता के प्रति। रूस का प्रभुत्व था भाई। देखो आप सभी को पता है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिला के बना था, 15 गणराज्यों को मिला के बना था। लेकिन हर मामले में यहाँ पे रसिया का दबदबा था, रूस का दबदबा था, रूस अपना दबदबा दिखाता था, क्योंकि रूस सबसे ज्यादा पावरफुल था। 15 गणराज्यों में सबसे पावरफुल कौन था? रसिया था, और रसिया हर मामले में अपना दबदबा दिखाता था। इसके अलावा हथियारों पर भाई बहुत ज्यादा खर्चा किया। आप सभी को पता है कि अमेरिका को पीछे करने के लिए जरूरत से ज्यादा हथियार बनाए सोवियत संघ ने, है ना। और हथियारों पे इतने ज्यादा संसाधन खर्च कर दिए कि जो खाने पीने की चीजें हैं एक समय पे वहां पे बहुत ज्यादा कम पड़ गई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी देखने को मिलने लगी। ये कमी ये थी। इसके अलावा सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया था। कई मामलों में भाई सोवियत संघ जो है वो पश्चिमी देश, यूरोपीय देशों से काफी ज्यादा पीछे रह गया था। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हैं किसमें? सोवियत संघ के नकारात्मक विशेषता में। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ चुके होंगे। कुछ पॉइंट और बता रखे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना होना। भाई लोगों की जो आकांक्षाएं थी, लोगों ने जो भी इच्छाएं, मतलब एक तरीके से लोगों की जो इच्छाएं थी सरकार से, वो पूरी उनकी नहीं हो पाई। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार कमी हो गई, ये पॉइंट मैंने बता दिया। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा भाई दूसरे देशों से, है ना। खाने पीने की चीजें भी उनको आयात करनी पड़ी, क्योंकि संसाधन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे ना भाई, परमाणु हथियार बनाने में, या जो आपका जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको अपने साथ मिला के रखने में सोवियत संघ ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। ठीक है जी। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंत में यह ठहर सी गई थी। ठीक है जी। 1970 के बाद से ही ये देखने को मिलता है कि जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाना शुरू कर देती है। वैसे तो विघटन पूरी तरीके से 1991 में होगा, लेकिन किसी भी चीज, कोई भी संस्था जो टूटती है वो एकदम से नहीं टूटती, है ना। उसको टूटने में समय तो लगता है। तो वही चीज इसमें हम समझ रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। यहाँ पे हम मिखाइल गोर्बाचेव की बात करने वाले हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जब यहाँ के मतलब आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उसके बाद किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो वीडियो वैसे लंबी हो चुकी है, लगभग आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, और लंबे समय तक भाई इस रूम में वीडियो मैं अभी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास थोड़ी सी सुविधाओं की कमी है ना, और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम इस पार्ट को यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी जो आगे की जो चीजें हैं आपको सेकंड पार्ट में समझने को मिलेगा। देखिए जी, मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें तो 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, है ना। 1980 के दशक में क्या बने थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। राष्ट्रपति कब बने थे? 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति चुने गए थे, बन गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। मतलब कि जो भी चीजें चल रही थी उसको सुधारना चाहते थे, है ना, चीजें बदलना चाहते थे वो। और इसलिए उन्होंने क्या किया? पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को सुधारना शुरू कर दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया, है ना। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति को अपनाने के लिए 2 नीतियां चलाई थी। इनकी 2 नीति बहुत ज्यादा फेमस है, पेपर में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आता है। ग्लासनोस्त, ठीक है, जिसको हम खुलापन बोलते हैं, ग्लासनोस्त, है ना, जिसको खुलापन बोलते हैं। खुलापन यानी कि अर्थव्यवस्था को खोलना है, दुनिया के दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना, इसको खुलापन बोलते हैं, है ना। प्रेस्ट्रोइका मतलब क्या है? पुनर्रचना, कि भाई जो भी चीजें बिगड़ गई है देश के अंदर उसको हम फिर से रचेंगे, उसका गठन हम फिर से करेंगे, है ना। ये पुनर्रचना है। ये 2 नीति चलाई थी किसने? मिखाइल गोर्बाचेव जी ने, है ना। लेकिन इनकी ये नीति असफल रहेगी और धीरे धीरे फिर सोवियत संघ का विघटन होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मेन जो टॉपिक आपका रहेगा वो सेकंड पार्ट में आपको समझने को मिलेगा, यानी कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे, शॉक थेरेपी क्या था, है ना। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नए नए देश उभर के सामने आए, और भारत और रशिया के साथ संबंध, सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध कैसे हैं,
इसको हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। तो मेन मेन जो टॉपिक रह जाएगा आपका, वो सेकंड पार्ट में ही आएगा आपके लिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का इंतजार करें, बहुत जल्दी सेकंड पार्ट की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो यही रहेगी कि भाई हम लगभग आधे घंटे से 40 मिनट की एक वीडियो तो बनाए, है ना। ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट तक भी हम जा सकते हैं, ठीक है। 50 मिनट से ऊपर नहीं जाएंगे, ज्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। बस आप लोग भाई ऐसे ही प्यार सपोर्ट दिखाते रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।